हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। तो आपका फिर एक बार स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस बाय राजेंद्र पे। तो बात करेंगे हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। हालांकि जैव प्रौद्योगिकी एक अपने आप में काफ़ी विस्तृत फील्ड है, जिसके अंदर बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी कठिन रहता है, लेकिन हम इसको तरीके से बिल्कुल इनकी हर टर्म को अपन प्रॉपरली उसको देखेंगे और उसके बारे में जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में अपन कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। बायो टेक्नोलॉजी तो बायोटेक्नोलॉजी है जैव प्रौद्योगिकी। तो उसके अंदर बायो प्लस टेक्नोलॉजी, यानी हम बात करेंगे तकनीकों का अध्ययन। तकनीकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी के में। अब जैव बायो प्लस टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्निक्स होती है बायो से संबंधित, उसमें जो बायो का अपना फील्ड है उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो जो जेनेटिक मॉडिफाई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर किस्मों का परिवर्तन करने, तथा और जो रिसर्च के लिए जो मॉडल जीव है उनका उपयोग किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, ताकि किस्मों को सुधार किया जाए और व्यापारिक स्तर पे जो भी उपयोगी उत्पाद है उनको हम प्राप्त कर सके। तो हम बात कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी। अब जो तकनीकें होती है उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जैव जीवधारियों या उनसे प्राप्त जो एंजाइम होते हैं उनका उपयोग करके मानव हेतु उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का निर्माण क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी। अब ये एंजाइम शब्द क्या है? एंजाइम क्या है? एंजाइम का निर्माण, एंजाइम एक प्रोटीन युक्त पदार्थ, एंजाइम एक प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जिसका उपयोग जीवित जीवों में जीवित जीवों में प्रतिक्रिया अभिक्रियाओं को गति देने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या होता है? तकनीकों का अध्ययन किया जाता है और जीवधारियों या उनसे प्राप्त जो भी उपयोगी उनसे प्राप्त जो एंजाइमों का उपयोग करके हम मानव हेतु उपयोगी उत्पादों या प्रक्रमों या जो प्रोसेसिंग होती है उनका निर्माण, प्रक्रमों का निर्माण कर सकते हैं। और ये बताया मैंने एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जिसका उपयोग जीवित जीवों में प्रतिक्रिया अभिक्रियाओं को गति देने के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करूं मैं आगे, इस प्रक्रिया में क्या होता है? जो ये प्रक्रिया पहले, ये जो बायोटेक्नोलॉजी जो जैव प्रौद्योगिकी तकनीक थी, इसकी प्रक्रिया मानव द्वारा इसका उपयोग अत्यधिक प्राचीन है। यानी जो बियर निर्माण, ठीक है, वाइन उत्पादन, एथेनॉल के जो प्रोडक्शन होता है उसमें, तथा किण्वन की जो प्रोसेस होती थी पहले के समय में उनके द्वारा, और दूध से दही का निर्माण, ये पुरानी जो जैव प्रौद्योगिकी तकनीक थी, ये पुराने समय में इस्तेमाल की जाती थी मानव द्वारा। लेकिन अब इस तकनीक की प्रक्रियाओं को आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से और आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें काफी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने, हंगरी जो देश है उसमें एक वैज्ञानिक थे कॉल इरेकी द्वारा 1919 में इसका प्रयोग किया गया। जो बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है इसका प्रयोग हंगरी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कॉल एरेकी ने 1919 में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चरण में। तो दोस्तों,
जैव प्रौद्योगिकी में आनुवंशिक रूपांतरित जीवों का उपयोग कर व्यापक स्तर पे उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। यानी जैव प्रौद्योगिकी में क्या करते हैं, जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका व्यापक स्तर पे उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। अब जो जीएमओ होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी आनुवंशिक रूपांतरित जीव। आनुवंशिक रूपांतरित जीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो किस्में होती है फसलों या फिर जो जीव होते हैं उनसे जो उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने होते हैं, तो जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जीन के अंदर परिवर्तन करके जो किस्में होती है उनमें सुधार किया जा सकता है। यानी हम बात करें जो भी प्राकृतिक जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती है, जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित जो फसलें होती है उनके किस्मों के अंदर सुधार करके या फिर अनुसंधान के लिए जो भी मॉडल जीव इस्तेमाल करना है उनकी किस्मों में परिवर्तन करके हम उपयोगी उत्पादों को व्यापक स्तर पे उपयोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये जितनी भी प्रक्रियाएं होती है ये जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है। दोस्तों, इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण। अब आपने पढ़ा होगा इन विट्रो IVF, इसके अंदर मादा के अंडाशय को लैब में बाहर निकालकर एवं शुक्राणुओं को निषेचित करवाया जाता है एवं उन्हें वापिस इंजेक्ट करा दिया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा परखनीली जो शिशु है उसका निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जैसे जो मादा का जो अंडाशय ओवरी होती है उसको बाहर निकाला जाता है और जो संबंधित जो स्पर्म होता है उसके साथ निषेचित करवाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। फिर वो उसको वापस उस अंडाशय को वापस इंजेक्ट करा दिया जाता है जिससे एक भ्रूण का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु। इसके अलावा जो जीन का संश्लेषण होता है, जो वांछित जो DNA का संश्लेषण होता है। अब मैं बात करूं जीन क्या होता है? जीन आनुवंशिक इकाई है, आनुवंशिक की एक इकाई है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के अंदर केंद्रक में क्रोमोसोम के अंदर एक के बाद एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। अब ये विशिष्ट अनुक्रम क्या है?
डीएनए के जो कोड्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, इनका एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जो कि जीन क्या होता है, आनुवंशिकी की एक इकाई होती है जो कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमोसोम के अंदर एक के बाद एक विशिष्ट अनुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। और ये जीन जो भी परिवर्तन होते हैं, विभिन्नताएं, जो बाहरी जो भी परिवर्तन होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं जीन। ठीक है दोस्तों, तो जीन का संश्लेषण एवं उपयोग किसके अंतर्गत किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। इसके अलावा जो डीएनए वैक्सीन का जो निर्माण होता है, अब वैक्सीन क्या करती है, जो भी बैक्टीरियल डिजीज या फिर फंगल जो डिजीज होती है उससे लड़ने के लिए जो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत बनाती है वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, तो डीएनए वैक्सीन का निर्माण होता है। इसके अलावा जीन में सुधार, अब जो जीन है उसके अंदर डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम होते हैं और ये विशिष्ट अनुक्रमों के अंदर हम सुधार कर देते हैं, यानी उनके अंदर परिवर्तन कर देते हैं। तो जो भी किस्में होती है फसलों के अंदर, जो भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी फसलों के अंदर सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी जो ऑर्गेनिज्म, जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सुधार करके हम बड़े पैमाने पर उपयोगी उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं और व्यापक स्तर पे हम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक ईएबी जो यूरोपियन बायोटेक्नोलॉजी जो विभाग है, एक संस्था है यूरोपियन बायोटेक्नोलॉजी संस्था है, उनके अनुसार जो जैव प्रौद्योगिकी की जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है कि जो जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवं संवर्धित ऊतक कोशिकाओं यानी जो कल्चर्ड जो टिश्यू सेल्स होती है उनका एवं उनके अंगों की क्षमताओं की प्रौद्योगिक अनुप्रयोग को उनके अंगों की क्षमताओं के प्रौद्योगिक अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है दोस्तों, एवं अभियांत्रिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उनका सम्मिलित उपयोग ही क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों और जो कल्चर जो टिश्यू सेल्स होती हैं यानी संवर्धित ऊतक कोशिकाएं एवं उनकी क्षमताओं के प्रौद्योगिक अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जो बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग का सम्मिलित उपयोग ही क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी। ये है ईएबी, एक संस्था है यूरोपियन बायोटेक्नोलॉजी जो संस्था है उसके अनुसार ये परिभाषा दी गई है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो हमने इसके अंतर्गत क्या देखा कि जैव प्रौद्योगिकी में आनुवंशिक यानी जो जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है उनको उपयोग व्यापक स्तर पे किस्मों को सुधार के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु का निर्माण होता है। और ये जो जीन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, अब जो बायोटेक्नोलॉजी के जो सिद्धांत है, बायोटेक्नोलॉजी के क्या सिद्धांत है, तो अब इसको मैं बात करूं तो इसकी दो शाखाएं हैं, इसकी दो ब्रांचें हैं। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है कि डीएनए आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक संरचनाओं में परिवर्तन करके जो परपोषी जो होस्ट जीव होता है परपोषी जीवों में प्रवेश कराया जाना, यानी डीएनए आरएनए आनुवंशिक पदार्थों की रासायनिक संरचना में परिवर्तन करके परपोषी जीवों में प्रवेश कराया जाना क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका आनुवंशिक अभियांत्रिकी का अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, परपोषी में समलक्षणी फिनोटाइप में परिवर्तन, समलक्षणी फिनोटाइप जो भी परपोषी है उसकी जो लक्षण जो बाहरी लक्षण है फिजिकल जो कैरेक्टर्स है, फिजिकल कैरेक्टर्स है उनके अंदर परिवर्तन करके परिवर्तन किया जाता है, यानी ये फिनोटाइपिक जो है फिजिकल कैरेक्टर्स का
परिवर्तन किया जाता है परपोषी के अंदर। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत हमने क्या किया कि डीएनए आरएनए आनुवंशिक पदार्थों की रासायनिक संरचना में परिवर्तन करके परपोषी जीवों में प्रवेश करवाया जाना। ठीक है दोस्तों। अब जो दूसरी है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग इसके अंदर क्या है कि वांछित सूक्ष्म जीवों, वांछित जो हम चाहते हैं वांछित सूक्ष्म जीवों या यूकेरियोट्स कोशिकाओं के विभिन्न प्रक्रमों में अन्य सूक्ष्म जीवों से संदूषण यानी प्रदूषण रहित वातावरण का निर्माण करके जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। अब वो जो जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद कौन कौन से हैं? एक तो हम बात कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स, अब जो एंटीबायोटिक्स है, क्या है एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक क्या है? एक मेडिसिन होती है। एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, मेडिसिन होती है जो क्या करती है? जो भी जीवाणुवीय संक्रमण हमारे शरीर के अंदर होते हैं, शरीर के अंदर उन संक्रमणों से रक्षा हेतु एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का एंटीबायोटिक्स क्या है? ऐसी मेडिसिन होती है जो जीवाणु संक्रमण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, उनसे लड़ने के लिए यानी उन संक्रमणों से रक्षा हेतु एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है? केमिकल जो अभियांत्रिकी है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत प्रतिजैविकों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अब इसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद में टीके हैं। अब टीके क्या करते हैं? जो हमारे शरीर के अंदर जो भी बैक्टीरियल जो डिजीज होती है या फिर फंगल जो डिजीज होती है उनका संक्रमण हमारे शरीर पे हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर टीके का निर्माण किया जाता है। टीका इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे अंदर प्रतिरक्षा जो हमारा जो तंत्र है वो मजबूत बन सके और जो ये बीमारियां हैं इनसे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में विकसित हो सके। ठीक है दोस्तों। अब ये जो साथ में एंजाइमों का निर्माण, अब मैंने बताया था आपको कि जो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम ऐसा एक प्रोटीनी पदार्थ होता है जो कि प्रतिवर्ती जो जीवित जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जीवित जीवों के अंदर जो प्रतिक्रियाएं होती है, जो प्रतिक्रियाएं हो रही है उसको गति प्रदान करने के लिए एंजाइमों का उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत, केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। अब मैं कुछ बात करूं जैसे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं होती है या तो बडिंग प्रोसेस होगी यानी मुकुलन द्वारा होगा, या फिर फ्रेगमेंटेशन होगा, या फिर बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन की क्रियाएं होगी। जो अलैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है कि जो संतति है ना, जो संतति का जो निर्माण होगा वो जनक के समान होगा, यानी जो भी पेरेंट कोशिकाएं होती है उनका निर्माण संतति की कोशिकाओं के अंतर्गत होगा। अब लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है कि संतति का निर्माण तो हो जाएगा लेकिन उसके अंदर काफी विभिन्नताएं आ जाएगी, यानी वेरिएशंस उत्पन्न हो जाएंगे उसके अंतर्गत, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएगी। अब जो कुछ वेरिएशंस तो क्या है लाभप्रद होते हैं यानी हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए अब जो परंपरागत जो संक्रमण जो
परंपरागत जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की विधियों में क्या होता था कि वांछित जीन के साथ में जो हम कैरेक्टर्स चाहते थे, जो हम वांछित जीन चाहते थे, उनके साथ में अवांछित जीन यानी अनुपयोगी जो जीन का समावेश भी हो जाता था, यानी उनका भी विकास हो जाता था, मतलब वो समावेशन हो जाता था, आ जाते थे, और उनका भी गुणन हो जाता था, यानी उन वो जो कैरेक्टर, जो अवांछित जीन के जो कैरेक्टर्स है वो भी आ जाते थे। हमें तो चाहिए था वांछित जीन, लेकिन यहाँ पे अवांछित जीन भी आ गए। तो ये परंपरागत संरक्षण की विधियों में, तो ये इन कमियों को दूर करने के लिए, यानी ये जो कमियां थी, वांछित जीन के साथ अवांछित जीन का आ जाना, ये एक कमियां हैं, इनको दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीकों में जीन क्लोनिंग, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो तकनीकें थी उसमें जीन क्लोनिंग, ठीक है, जीन स्थानांतरण का उपयोग करके पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का निर्माण किया गया। अब ठीक है दोस्तों, इन कमियों को दूर करने के लिए जीन क्लोनिंग, अब जीन क्लोनिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जीन क्लोनिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और जीन जो भी हम वांछित जीन चाहते हैं उन जैसी प्रतियां यानी असंख्य प्रतियों का निर्माण होता है, और उन असंख्य जीन की जो प्रतियां हैं, जीन की जो प्रतियां हैं उसके साथ में वेक्टर वेक्टर भी जुड़ जाता है, वाहक वाहक भी जुड़ जाता है, और उसके जुड़ने से पुनर्योगज 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 डीएनए का यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आगे चलकर आगे बढ़कर ये कोशिकाएं आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर जो भी जीन का जो क्लोनिंग होती है उनमें अत्यधिक गुणन होता है, अत्यधिक गुणन यानी ये आगे बढ़ जाती है, इनके अंदर अत्यधिक गुणन होता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग। इसके अंदर जो भी हम वांछित जीन चाहते हैं उस वांछित जीन के अंदर असंख्य प्रतियां निर्माण होता है, उसके साथ में वेक्टर जुड़ जाता है, वेक्टर के जुड़ने से पुनर्योगज यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है, और वह कोशिकाएं आगे बढ़कर गुणित अवस्था में आ जाती है। इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग। ठीक है दोस्तों, और अब आपको पता है कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं। अब ये जीन स्थानांतरण का उपयोग करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के माध्यम से हम जो भी ये वेरिएशंस, जो विभिन्नताएं होती है, जो हम वांछित किस्में जो हम चाहते हैं उन वो अपने अनुरूप बना सकते हैं इन तकनीकों के माध्यम से। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक है वो मैंने आपको बताया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से एक या एक से अधिक वांछित जीनों को चुनकर जीवों में स्थानांतरित किया जाता है। यानी ये जो रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी है यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक है, इसके द्वारा एक या एक से अधिक वांछित जीनों को चुनकर जीवों में स्थानांतरित किया जाता है। यही तकनीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, यदि यदि डीएनए का कोई खंड किसी विजातीय यानी उस जाति से बाहर जीव में पहुंचता है तो गुणन करने में सक्षम नहीं होता, मतलब एक ही जाति का होना चाहिए, यानी विजातीय में तो गुणन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है दोस्तों, परंतु जब डीएनए रेसिपिएंट यानी जो डीएनए ग्राही होता है, जिसको डीएनए की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर डीएनए भेज रहे हैं, उसके जीनोम में जुड़ जाता है तो वह गुणन करके परपोषीय डीएनए के साथ में वंशानुगत हो जाता है, यानी उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाता है। कारण क्या है इसका कि यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का हिस्सा है, अतः इसमें प्रतिकृति की क्रिया होती है। यानी ये जो विजातीय डीएनए है, डीएनए खंड गुणसूत्र का हिस्सा है, इस कारण इसमें प्रतिकृति की क्रिया होती है। यदि डीएनए का कोई खंड किसी विजातीय जीव में पहुंचता है तो गुणन करने की सक्षम नहीं होता है, परंतु जब डीएनए ग्राही यानी डीएनए को ग्रहण करने के जीनोम के अंदर जुड़ जाता है तो गुणन करके परपोषीय डीएनए के साथ वंशानुगत हो जाता है, उसके अंदर वंशानुगत की क्रिया आ जाती है, तथा यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का हिस्सा है, अतः इसमें प्रतिकृति की क्रिया पाई जाती है, यानी रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है।
की क्षमता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये अपने आप में एक टिपिकल है, ये ब्रांच अपने आप में टिपिकल है। ठीक है, और इस ब्रांच के अंदर काफी कठिन क्वेश्चन आजकल जो आरपीएससी की जो एग्जाम्स होती है, आरएस जैसे एग्जाम्स होती हैं, इनके अंदर का कठिन कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफी हद तक आपको पहचानने में, जानने में सहायता मिलेगी इस लेक्चर के माध्यम से। अब जो गुणसूत्र में डीएनए का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, डीएनए में क्या होता है, गुणसूत्र में क्या होता है कि डीएनए का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी प्रतिकृति का उद्गम स्थल कहा जाता है गुणसूत्र में डीएनए का। अब किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए, यानी जो भी बाहर के जो डीएनए होता है, उस डीएनए खंड के गुणन के लिए इसे गुणसूत्र के साथ जुड़ना आवश्यक होता है। ठीक है, किसी भी जीव में किसी भी विजातीय डीएनए खंड के गुणन के लिए इसे गुणसूत्र के साथ जुड़ना आवश्यक है, जिसमें जिसमें डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम उपस्थित होता है, इसे हम क्या कहते हैं। अब ये विशिष्ट अनुक्रम उपस्थित होगा तो यानी प्रतिकृति का जो उद्गम स्थल है वो भी उपस्थित होगा, जब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी उस विशिष्ट अनुक्रम के माध्यम से वो रेप्लिकेशन की क्षमता उसमें पनप जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब विजातीय डीएनए, जो भी बाहर का जो डीएनए है विजातीय डीएनए, उसके अंदर ओराई यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जुड़ जाता है, जब तब वह अपना प्रतिकृतिकरण यानी रेप्लिकेशन करके परपोषी यानी होस्ट जीव में अपनी संख्या का गुणन करने में सक्षम होता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहा जाता है। इस तकनीक को क्या कहा जाता है, जीन क्लोनिंग। या फिर जो भी टेम्पलेट डीएनए होता है, टेम्पलेट डीएनए की या तो इस तकनीक को जीन क्लोनिंग कहेंगे, या फिर टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण होता है। अब ये जो टेम्पलेट डीएनए, ये क्या है कि ये डीएनए स्त्रोत से प्राप्त विशिष्ट अनुक्रम होता है, जो भी डीएनए का जो स्त्रोत है उससे प्राप्त एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। ठीक है दोस्तों, और आरएनए बनाने के लिए, जो आरएनए बनाते हैं उसमें बनाने के लिए जो प्रतिलेखन होता है, ट्रांसलेशन है, के दौरान किया जाता है। इसका उपयोग टेम्पलेट डीएनए का उपयोग कब किया जाता है कि आरएनए बनाने के लिए प्रतिलेखन के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो टेम्पलेट डीएनए है उसका उपयोग क्या किया जाता है कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, जो मॉलिक्यूलर विश्लेषण किया जाता है, उसके छोटे छोटे लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए पीसीआर अनुप्रयोग में किया जाता है इसका उपयोग। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसके अंदर जो छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो लक्षण हो उनको बढ़ाने के लिए पीसीआर अनुप्रयोग में टेम्पलेट डीएनए का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब मैं बात करूं पीसीआर, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ये एक प्रकार की तकनीक है, इसमें डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन यानी डीएनए का प्रवर्धन किया जाता है। ये जो पीसीआर तकनीक है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि डीएनए का छोटा सा सैंपल लिया जाएगा, डीएनए का छोटा सैंपल लिया जाएगा और बार बार उसकी कॉपी करके यानी उसकी प्रतिकृति करके उस डीएनए खंड का अरबों लेवल तक हम क्या कर सकते हैं, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, यानी उसको प्रवर्धित कर सकते हैं, उसको प्रवर्धित कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, पीसीआर के माध्यम से जो भी डीएनए सैंपल अपन ने लिया उसकी बार बार में प्रतिकृति कर अरबों लेवल तक प्रतिकृति कर देंगे, और इससे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होगा और जानने में आवश्यकता होगी कि ये डीएनए सैंपल किसका है, क्या है। ठीक है दोस्तों, पीसीआर के माध्यम से। और पीसीआर की खोज किसने करी थी,
पीसीआर की खोज कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने पीसीआर की खोज करी थी, कैरी मुलिस ने। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर टैग पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो पीसीआर के बारे में पता लगा कि पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रियाएं हैं, और इसकी खोज कैरीमुलस नामक वैज्ञानिक ने करी थी। कैरीमुलस नामक वैज्ञानिक ने पीसीआर की खोज करी थी। और जो डीएनए का प्रवर्धन होता है, यानी डीएनए का जो सैंपल होता है उसको हमने लिया, और उसके बाद में उसके असंख्य यानी अरबों लेवल तक उस डीएनए का सैंपल को एम्पलीफाई यानी आवर्धित किया जाता है, ताकि हम लक्षणों के डीएनए के लक्षणों को ज्यादा से ज्यादा जान पाए, और फिर प्रवर्धन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी तकनीक में पीसीआर का उपयोग भी किया होता है। इसके अलावा जो प्रथम आर्टिफिशियल जो डीएनए अणु का निर्माण था, वो 1972 में जो प्रथम कृत्रिम जो पुनर्योगज जो डीएनए अणु का निर्माण था, वो स्टैनले कोहन तथा हर्बर्ट बोयर ने किया था। दोस्तों, स्टैनले कोहन तथा हर्बर्ट बोयर ने किया था। और इनका कार्य क्या था कि जो साल्मोनेला जो ट्यूमिफोरियन है, उसके अंदर प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर अलग किया था उन्होंने। इन्होंने क्या किया था, प्रथम कृत्रिम पुनर्युगत डीएनए अणु का निर्माण किया था 1972 में स्टैनले कोहन तथा हर्बर्ट बोयर ने। और इनका कार्य था साल्मोनेला टाइफ्यूरियम प्लाज्मिड से डीएनए के टुकड़े को काटकर अलग करना। दोस्तों, अब मैं बात करूं ये प्लाज्मिड, ये बात कर रहे हैं हम सिद्धांतों के बारे में। तो प्लाज्मिड क्या है, विभिन्न जीवाणु प्रजातियों में पाई जाती है। प्लाज्मिड क्या होता है, विभिन्न जीवाणु प्रजातियों में पाया जाता है। वे जीवाणु गुणसूत्र से स्वतंत्र रूप से वंशानुगति से प्राप्त और प्रतिकृति किए गए अतिरिक्त आनुवंशिक इकाइयों के रूप में व्यवहार करते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है, विभिन्न जीवाणु प्रजातियों से प्राप्त किया जाते हैं, यानी बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ये जीवाणु गुणसूत्र से स्वतंत्र रूप से वंशानुगति यानी इनहेरिटेंस से प्राप्त और प्रतिकृति जो रेप्लिकेटेड किए गए हैं अतिरिक्त आनुवंशिक इकाइयों के रूप में व्यवहार करते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, और ये निर्भर कब होता है, यह निर्भर सफल प्रतिलेखन यानी जो प्रतिलेखन हुआ आपका वो, और प्रतिकृति के लिए मेजबान जो भी होस्ट कोशिकाएं हैं द्वारा प्रदान किए गए एंजाइम व प्रोटीन पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे निर्भर करता है कि जो सफल जो प्रतिलेखन हुआ, ये जो प्रतिकृति के लिए जो होस्ट है उसके द्वारा जो प्रदान किए गए जो एंजाइम होते हैं और जो प्रोटीन होते हैं उस पर निर्भर करता है। इसके साथ ही जो ये जो डीएनए होता है, ये जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड एक गोलाकार डीएनए अणु होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी प्लाज्मिड के बारे में। तो आज हमने क्या क्या सीखा, अब हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत आज हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, जेनेटिक में जो मॉडिफायर ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है दोस्तों, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने तकनीकों का अध्ययन, जीवाणु या उनसे प्राप्त जो एंजाइमों का उपयोग किया जाता है उनका कैसे उपयोग किया जाता है, एंजाइम क्या होता है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी खोज सर्वप्रथम 1919 में कार्ल इरेके नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। इसके अलावा हमने जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में अध्ययन बताया। इसके अलावा जीएमओ जो क्या होता है इसके बारे में, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक्स क्या होता है, जीन क्या होता है, और जीन की डेफिनेशन जो यूरोपियन जो संघ है बायोटेक्नोलॉजी संघ उसके द्वारा क्या है। इसके अलावा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके बारे में हमने बताया कि भाई डीएनए का और आरएनए का उपयोग रासायनिक संरचना में परिवर्तन के किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा परपोषी में जो फिनोटाइपिक लक्षण है उनमें परिवर्तन आ जाता है। और जो रासायनिक इंजीनियरिंग है उसमें संदूषण रहित एनवायरनमेंट, प्रतिजैविकों और टीकों का निर्माण कैसे हुआ और एंजाइम का निर्माण कैसे हुआ, इनके बारे में हमने बताया। और जो संतति जनक के समान है उसके अंदर वेरिएशंस कैसे कैसे आ रहे हैं, और जो वांछित डीएनए है उसके अंदर जो अवांछित जो लक्षण है हम नहीं चाहते
तो उनके लिए क्या क्या तकनीकों का उपयोग किया जाता है उनके बारे में हमने बताया, जीन क्लोनिंग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हमने आपको बताया, और जो भी डीएनए खंड है, जो भी विजातीय डीएनए है, तो रेसिपिएंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन कौन से कैरेक्टर चाहता है वांछित जीन जीन के अंतर्गत। तो ये सारी तकनीकें, इसके अलावा प्लाज्मिड के बारे में हमें बताया और डीएनए अनुक्रम के बारे में बताया। ये तो थी अपनी बेसिक क्लास बायोटेक्नोलॉजी की। और पीसीआर के बारे में हमने काफी चीजें करी। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी है, इसके अंदर जो भी बेसिक प्रिंसिपल है, ये आपको टर्म्स जैसे एंजाइम के बारे में, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, इनके बारे में बताया। पीसीआर के बारे में मैंने बताया कि भाई कैसे डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है, और जीन क्लोनिंग क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स क्या क्या है। तो काफी प्रश्न आपके इस वीडियो से मिल जाएंगे आरएस के अंदर। बेसिक नॉलेज अगर हमें पता होगा जो भी टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी का, तो हम काफी हद तक उन प्रश्नों को टच कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में हम जैव प्रौद्योगिकी के जो प्रक्रम्स होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अगली क्लास में उन प्रक्रमों के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तो धन्यवाद, इस वीडियो में धन्यवाद दोस्तों।